हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटर्स बाय गीता। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एलटी ग्रेड कॉमर्स का पूरा सिलेबस, कैसे कैसे आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आज हम डिस्कस करेंगे 2018 में जो एलटी ग्रेड कॉमर्स के पेपर हुए थे उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक फर्स्ट पार्ट पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि एलटी ग्रेड कॉमर्स का हमारा 2018 का जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, अदत्त याचनाएं। अदत्त याचनाएं क्या होती है? अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स का मतलब होता है कि ऐसी कॉल्स जो कंपनी ने अपने पब्लिक से मांगी है और पब्लिक ने पेमेंट नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं अदत्त कॉल, अदत्त याचनाएं। ठीक है। अदत्त याचना देखिए चार टाइप से आपके पास कॉल होती है। एक एप्लीकेशन की होती है, एक अलॉटमेंट की होती है, एक फर्स्ट कॉल की होती है और एक फाइनल कॉल की होती है। ये चार कॉल जब कंपनी आप शेयर परचेस करते हो किसी कंपनी से, तो कंपनी आपके पास चार टाइप के कॉल यहां पर आपसे कॉल करेगी जिसके थ्रू आप उसको पेमेंट देंगे। अब किसी कॉल का पेमेंट अगर आपने बाई चांस नहीं किया है किसी भी रीजन से, तो जो पेमेंट आप कंपनी को नहीं करेंगे उसको हम बोलते हैं अनपेड कॉल। दैट मीन्स अदत्त याचनाएं। तो अदत्त याचनाओं में देखिए पूछा क्या गया है, इसमें हम अदत्त याचनाओं को क्या करते हैं। पहला, मांगी गई याचना पूंजी में से जोड़ दी जाती है, मांगी गई पूंजी में से घटा दी जाती है, लाभ में से घटाई जाती है, या इसमें से कोई आंसर नहीं। तो इसका जो आंसर होगा उसका आंसर होगा कि जो भी अदत्त याचनाएं हैं, जितनी कॉल आपसे मांगी गई है वो कॉल, अगर आपने उसमें से कुछ पेमेंट नहीं किया तो उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 10,000 की टोटल कॉल आपसे की गई थी जिसमें से 2,000 का आपने कॉल नहीं दिया, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और टोटल ये जो प्राइस आएगी ये प्राइस आप पेमेंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, मांगी गई पूंजी। जो भी कॉल आपसे की गई थी उस कॉल में से जो कॉल आप पेमेंट नहीं करेंगे उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिडक्ट फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। दैट मीन्स कि जो कॉल मांगी गई थी उसमें आपने पेमेंट नहीं किया है तो उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर गुड्स टू बी ए, एक गुड्स बी को ट्रांसफर करते हैं एट कॉस्ट, ध्यान दीजिएगा यहां पे, प्लस 25%। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का ये परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज है कॉस्ट प्लस 25%। आउट ऑफ इट स्टॉक ऑफ 10,000 रिमेन विद द बी डिपार्टमेंट, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व विल बी। दैट मीन्स कि एक विभाग है दूसरे विभाग को क्या कर रहा है, एक विभाग ने दूसरे विभाग को लागत से 25% माल पर अंतरण किया, मतलब ट्रांसफर किया है, और बी विभाग को ट्रांसफर किया गया है। इसमें से आपको यह बताना है कि ये जो 10,000 का बी को स्टॉक बच जाता है, ये स्टॉक की जो प्राइस है वो कितनी होगी। मतलब कि ए ने अपनी लागत में 25% का प्रॉफिट जोड़ दिया है, तो जो बी को ट्रांसफर करने के बाद उसकी जो लागत बचेगी, उसका जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना होगा, ये आपको इसमें कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपके पास दो फॉर्मूले हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक है कि आपके पास अगर दिया हुआ है कॉस्ट पे प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, इफ प्रॉफिट परसेंटेज गिवन ऑन कॉस्ट बट कॉस्ट इज नॉट गिवन, आपके पास कॉस्ट पे परसेंटेज है बट कॉस्ट यहां पर दी नहीं है, तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मतलब आपका ये जो कॉस्ट है, प्रॉफिट का परसेंटेज अगर आपको कॉस्ट पे दिया हुआ है और आपकी जो कॉस्ट है वो नहीं दी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे।
हमारे पास टोटल 10,000 की प्राइस थी, 10,000। फॉर्मूला हमने लगाया रेट, 25% का रेट है अपॉन 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट हम क्यों यूज कर रहे हैं? रीजन दैट कि हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कॉस्ट पे दिया हुआ है और कॉस्ट हमारी नहीं दी हुई है, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 10,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125। अब इसको हम क्रॉस करेंगे, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और 5 से हम 10,000 को डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2000। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा बी, 2000। ठीक है, बस ध्यान आपको ये रखना है प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे दिया है, कॉस्ट पे दिया है, तो हम ये फॉर्मूला रख लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कॉस्ट नहीं दी होगी तभी ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और अगर कॉस्ट दी होगी तो नॉर्मल हम 25% कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम आगे आते हैं। हायर परचेज प्राइस ऑफ मशीन। हायर परचेज मतलब कोई चीज आपने इंस्टॉलमेंट पे अगर कुछ खरीदा हुआ है, so and its cash price of 24,000, payment is to be made in their equal installment, state that interest of the second installment। अब यहां पर कह रहा है कि अगर आपने कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे खरीद रखी है तो 24,000 की वो चीज है, पेमेंट इज टू बी मेड द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। पेमेंट आपको 3 इंस्टॉलमेंट में करनी है, इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट करनी है। यहां पर आपसे बोल रहा है कि 30,000 की प्राइस है, मशीन की कॉस्ट 30,000 है, कैश इसमें आपने 24,000 का डाउन पेमेंट कर दिया है। अब बचे हुए पार्ट को आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो दूसरे इंस्टॉलमेंट कितने का आएगा? तो अब देखिए यहां से हम देख रहे हैं, और रोकड़ मूल्य 24,000 दे दिया जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, भुगतान 3 समान किस्तों में होना है। तो यहां पर पूछ रहा है सेकंड इंस्टॉलमेंट, द्वितीय किस्त पर जो ब्याज लगेगा वो ब्याज क्या होगा। दैट मीन्स कि आपने अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज परचेज करी है, कुछ पोर्शन आपने डाउन पेमेंट दे दिया, बाकी के लिए इंस्टॉलमेंट बन गई, तो उस इंस्टॉलमेंट जो इंस्टॉलमेंट बनी है उसमें दूसरी इंस्टॉलमेंट पे क्या इंटरेस्ट होगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बहुत सिंपल सा है। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, यहां पर आप कॉस्ट प्राइस लिखिए। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 30,000 है, जितना पैसा आप दे चुके डाउन पेमेंट में उसको माइनस कर दीजिए। तो ये हमने डाउन पेमेंट दिया था 24 का कैश में, तो हमने इसको माइनस कर लिया। हमारे पास बचे कितने? 6,000 रुपए बचे हैं, जिसका हमें अभी पेमेंट करना है। और पेमेंट के लिए इन्होंने क्या बोल रखा है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है, तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है। अब ध्यान आपको यह रखना है, जब हम इंस्टॉलमेंट डिवाइड करेंगे तो 3:2:1 के रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? रीजन दैट जब आपके पास इंस्टॉलमेंट की प्राइस एक इक्वल होती है, मतलब 6,000 रुपए में 3 इंस्टॉलमेंट करनी है, मतलब इंस्टॉलमेंट हमारे इक्वल इक्वल के हैं, और टाइम ड्यूरेशन हमारा इक्वल होता है। टाइम ड्यूरेशन कैसे? अब यहां पर टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं दिया, बस ये लिखा है 3 समान किस्तों में होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं है। तो जब इंस्टॉलमेंट की प्राइस और टाइम ड्यूरेशन दोनों ही चीजें बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हम यूज करते हैं 3:1। 3 किस्त है, 4 होगी तो 4:3:2:1, 5 होगी 5:4:3:2:1, ऐसे काउंट करेंगे। लेकिन तभी जब हमारे पास प्राइस इंस्टॉलमेंट की इक्वल हो और टाइम भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम दूसरी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी हमारी ये, तो 6,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6। 6 मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इन सबको प्लस कर लेंगे, 3:2:1, 3:2:5:6, तो यहां 6 लिखा, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 की है। अब इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब होता है 2,000 रुपए आपकी टोटल, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है,
चलिए ये इसका आंसर हो गया। यहां पर हमने इसको कैलकुलेट करके रखा है। सबसे पहले जो भी पेमेंट होगी आप उस पेमेंट को डाउन पेमेंट से माइनस करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट होगी उस इंस्टॉलमेंट को आप देखेंगे कि कितने पार्ट में है। तो 3-1 4 है तो 4-3-2-1। बट कंडीशन इज दैट, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होनी चाहिए कि प्राइस और समय दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2,000 रुपए हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट पे ब्याज लगेगा। ठीक, चलिए ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लघु कार्य खाता की बची हुई राशि दिखाई जाती है। देखिए सिंपल सी चीज है, लघु कार्य राशि सबसे पहले तो इसका आंसर है यही होगा, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है। अब देखिए लघु कार्य की जो बची हुई राशि है, लघु कार्य का मतलब होता है कि न्यूनतम किराया जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, न्यूनतम किराए का जो पार्ट आप पेमेंट कर चुके हैं, तो वो हमारा बेसिकली एक लघु कार्य हो गया। दैट मीन्स शॉर्ट वर्किंग, जिसको हम संपत्ति, दैट मीन्स जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट पोर्शन में हम उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, या आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में हम उसको दिखाएंगे। मतलब जो न्यूनतम किराए की राशि है जो हमें प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगला आता है in partnership deeds unrecorded liabilities is shown in news balance sheet in, that means साझेदारी में अगर अपलिखित दायित्व, अपलिखित दायित्व मतलब हो गए अनरिकॉर्डेड, मतलब ये होता है कि जब फर्म डिसॉल्व होने वाली होती है तो पुराने जो कुछ मुकदमे होंगे या कुछ ऐसा अमाउंट जो आपको याद भी नहीं होगा और सडनली आपके ऊपर क्लेम कर दिया गया, तो जो समय खत्म होने, दैट मीन्स कि अगर फर्म बंद हो रही है तो पुराने मुकदमे या पुराने वाद जो भी होंगे जिसका पेमेंट आपको करना होगा और आपको याद भी नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो पहले से रिकॉर्ड नहीं होती है। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ही आपको ये देना है, देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वैसे तो लायबिलिटी है तो जाहिर सी बात है हम इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी, अगर आपके क्वेश्चन में ये आ गया कि फर्म की समाप्ति पर अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको कहां देगा। यहां तो ऐसा कोई क्वेश्चन में दिया नहीं है कि फर्म की समाप्ति पर, लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर इसमें ये वर्ड ऐड हो जाता है कि फर्म की समाप्ति, दैट मीन्स डिसोल्यूशन, जब फर्म डिसॉल्व होती है तब हम कैसे उसको कहां पर दिखाएंगे। जो आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ये जब फर्म डिसॉल्व होने वाली होती है, डिसोल्यूशन की कंडीशन में हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं, दैट मीन्स वसूली खाते में दिखाएंगे, संपत्ति या दायित्व पक्ष में नहीं दिखाएंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साझेदारी में अपलिखित दायित्व को कहां पर दिखाएंगे, चिट्ठे में, तो चिट्ठे में हम दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। लेकिन अगर इसके साथ ये ऐड हो जाता कि अपलिखित दायित्व फर्म की समाप्ति पर, डिसोल्यूशन जब फर्म डिसॉल्व होगी तब कहां दिखाएंगे, तब इसका आंसर हो जाता जब फर्म डिसॉल्व होगी तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में इसको दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा लायबिलिटी पोर्शन में। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन किया जाएगा, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन विल बी बर्न बाय द, दैट मीन्स कि अगर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, जैसे अभी हमने आपको बताया था, वसूली खाते आपने बनाए और उसके बाद उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो हम कैसे डिवाइड करेंगे पार्टनर में। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जो हमारे पुराने पार्टनर हैं जो फर्म के साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हीं को प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो सिंपल सी चीज, इसका आंसर बहुत सिंपल है, जितने हमारे पुराने साझेदार होंगे सारे साझेदारों को हम प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सभी साझेदारों को डिवाइड करें। लेकिन जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो नए हैं उनके लिए नहीं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नया तो अभी एडमिट हो रहा है, उसके पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका होगा उसके लिए तो वो लायबल होगा नहीं। तो जो हमारे पुराने साझेदार होंगे वही प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लायबल होंगे। तो इसलिए
ये जो रिवैल्यूएशन का जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो हमारे पुराने साझेदारों में बांटा जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ओल्ड पार्टनर, मतलब पुराने साझेदारों को डिवाइड करेंगे। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन 7 जो दे रहा है, यदि अंतिम रहतिया दैट मींस क्लोजिंग स्टॉक शोड इन द ट्रायल बैलेंस इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो बैलेंस, तो ये फिर हम कहां पर दिखाएंगे? अगर देखिए कंडीशन दो होती है कि जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आप जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो उसमें आपको कंडीशन क्या मिलती है, कुछ क्वेश्चंस में दिए होते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी कभी दिया होता है, कुछ होता है ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? तो देखिए सिंपल सी चीज है, जो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल जाता है, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो उसको हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसको हम बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, एसेट साइड में, संपत्ति पक्ष में, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? मतलब अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे एसेट साइड में, बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया है तो ये कहां पर लिखेंगे? सिंपल सी चीज है, इसको हम लिखेंगे आर्थिक चिट्ठे में। अगर ये पूछता है कौन से साइड में तो हम बोलेंगे एसेट साइड में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी, आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा डायरेक्टली। चलिए आगे आते हैं। इनकम इज मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ, आय मापी जाती है, आय मापी जाती, जो हमारी इनकम है वो हम कैसे मापते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है, आय जो हमारी मापी जाती है वो हमारी मापी जाती, आय हम कैसे मापेंगे कि हमारे पास जो इनकम हुई है हम ये कैसे मान लेंगे कि हमारी इतनी इनकम बच गई? तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो हमने खर्चे किए हैं वो खर्चे हम ठीक ढंग से लिखें, उस खर्चों को हम अपने इनकम से माइनस कर दें, जो बचेगा वो हमारी इनकम हो जाएगी। सेम चीज यहां पर भी होती है कि यहां पर बोल रहा आय कैसे मापी जाती है, तो आय मापी जाएगी मैचिंग कॉन्सेप्ट से, दैट मीन्स अनुरूपता अवधारणा के आधार पर हम आय को मापेंगे। अब अनुरूपता अवधारणा क्या होती है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बताता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा ये बताता है कि हमने जो बैलेंस, जो चीजें हमने रिकॉर्ड की हैं वो सही सही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं रिकॉर्ड किए गए हैं, जो हमने इनकम लिखी है वो हमने इनकम सही सही क्रेडिट साइड में लिखी है नहीं लिखी है, एक्सपेंसेस को हमने डेबिट साइड में करेक्ट करेक्ट लिखा है। तो सब कुछ सही अगर लिखने के बाद जो हम माइनस करके कैलकुलेट करेंगे वही हमारी नेट इनकम होती है। तो इसका मतलब आय जो मापी जाएगी वो मापी जाएगी मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू, अनुरूपता अवधारणा, क्योंकि अनुरूपता अवधारणा ही ये बताती है कि आप कैसे कैसे एक्सपेंसेस को सही ढंग से रख रहे हैं और आपने इनकम को सही ढंग से रखा है नहीं रखा है, एक्सपेंसेस सही ढंग से लिखे गए हैं नहीं लिखे गए हैं, ये सब कुछ अनुरूपता अवधारणा बताती है। तो इसका आंसर हम टिक करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स तीसरा इसका आंसर होगा कि आय मापी जाएगी तो अनुरूपता की अवधारणा के अकॉर्डिंग मापी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। Traders transfer 20% on profit to journal reserve on the basis of this which concept he does so. So एक व्यापारी ने अपने लाभ का 20% हिस्सा सामान्य संचय में अंतरित करता है, तो ऐसा वह किस अवधारणा के अंतर्गत कर रहा है? ये चार अवधारणाएं आपको दी गई हैं, रूढ़िवादिता अवधारणा, एक रूपता, वसूली, मुद्रा मापन अवधारणा। देखिए मुद्रा मापन से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। एक व्यापारी है, अपने लाभ का 20% हिस्सा वो सामान्य संचय में अंतरित करता है, मतलब ट्रांसफर करता रहता है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है 20% उसको अलग करता जा रहा है। तो ये वो क्यों करता है, किस अवधारणा के अंतर्गत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म, दैट मीन्स पुरानी रूढ़िवादिता अवधारणा। रूढ़िवादिता अवधारणा हमें क्या बताती है?
रूढ़िवादिता अवधारणा हमें यह बताती है कि आप देखिए होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में हम अपनी सेविंग क्यों करते हैं, बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाए, अनएक्सपेक्टेड जो लॉस हमने नहीं सोचा था वो लॉस हो जाएगा, फ्यूचर में हो सकता है, तो उसके लिए हम अभी से पैसा स्टोर करने लगते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस है जो हमें नहीं पता और लॉस हो भी सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ भी सकते हैं, उसके लिए हम पहले से सेविंग करते हैं। वही चीज यहाँ पर है। तो ये रूढ़िवादिता अवधारणा है, तो इसका आंसर हम करेक्ट करेंगे पहला, रूढ़िवादिता अवधारणा। रूढ़िवादिता अवधारणा हमें ये बताती है कि आपके दैट मीन्स अगर सपोज आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी में अनएक्सपेक्टेड लॉस या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको नहीं पता फ्यूचर में हो जाएंगे, तो इसके लिए हम पहले से ही अमाउंट को रिजर्व रखते हैं। ये हमें बताती है रूढ़िवादिता अवधारणा। तो यही चीज यहाँ पर पूछा है कि अगर सामान्य संचय में हमें ट्रांसफर करना है तो कौन सी अवधारणा इसमें करेक्ट होगी, तो रूढ़िवादिता अवधारणा इसमें करेक्ट होगी, क्योंकि यही हमें ये बताती है। ठीक है, तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। ओके, ठीक है, अगले पे आते हैं हम। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द डुअल एक्सेप्ट। ये जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो ये सिलेबस में हमने सेम चीजें यही बताई थी आपको, जो आपके चैप्टर ये आपके एग्जाम में आ भी गया, यही सेम चीजें हमने आपको लास्ट वीडियोज में सिलेबस में ही सेम चीजें बताई थी। तो इसमें देखिए ये पूछ आपसे रहा है ट्रांजेक्शन हम किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम ये डबल द्विपक्षीय अवधारणा किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो हमने यही चीज आपको लास्ट वीडियो जब आप देखोगे तो उसमें हमने यही चीज आपको क्लियर की थी, डबल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ये चीज आपके एग्जाम में आई हुई है। दोहरा लेखा, डुअल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, दैट मीन्स कि द्विपक्षीय अवधारणा जो आधारित होती है व्यवहारों का लेखा करने के लिए, तो डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत हम दो साइड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। कौन सा नाम मात्र, नाम मात्र मतलब हो गया नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट होते क्या है, सब बहुत से लोग जानते भी होंगे, बेसिक है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी क्लियर कर दें। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है सिर्फ इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम। इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गई, एक्सपेंसेस हो गया, इन चारों को ही हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि नॉमिनल कौन है, तो सिंपल सी चीज यहां पर देखिए साफ साफ पता चल रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट। ये उपार्जित, अदत्त, पूर्वदत्त ये सब नॉमिनल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट ये हो गया आपका नाम मात्र खाता। प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, ये चार चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे नाम मात्र खाते, दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट पहला। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। पुनर्प्राप्ति योग्य लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। पुनर्प्राप्ति दैट मीन्स रीऑक्युपेबल शॉर्ट वर्किंग आर शोन इन द बैलेंस शीट, तो इसको हम दिखाएंगे। देखिए लघु कार्य दैट मीन्स ये तो हो गया कि इसको हम दिखाएंगे आपके संपत्ति पक्ष में, दैट मीन्स ये हमारा करंट हो जाएगा, चालू संपत्ति की तरह एक तरीके से हम एसेट साइड में इसको ट्रीट कर सकते हैं। पुनर्प्राप्ति संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, इसका मतलब ये हो गया जब आपकी न्यूनतम किराए की राशि अधिकार शुल्क से अधिक हो जाती है, दैट मीन, तो इसको बेसिकली हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे अभी इसके पहले आपका क्वेश्चन जो आया हुआ था लघु कार्य, सिंपल सी चीज है, अगर आपको लघु कार्य आता है, शॉर्ट वर्किंग आती, तो सिंपल से इसको हम एसेट साइड में ही प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा करंट एसेट्स में, हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ये आपका शेयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ए लिमिटेड ने 10 रुपए प्रति अंश वाले पूर्ण याचित
500 अंश, प्रथम मांग 2 रुपए है, अंतिम मांग जैसे भी हमने 4 कॉल आपको बताई थी, जैसे 2 कॉल ये फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, भुगतान न करने पर हरण कर लिया, शेयर का फॉरफीचर हो गया है, और इन अंशों को 300 प्रति अंश, 300 प्रति अंश एक पूर्णदत्त पुनः जारी किया गया है। पूंजी संचय खाते में कितनी राशि ट्रांसफर की जाएगी? देखिए यहां पर एक चीज, ये 9 रुपए है, यहां ध्यान से देखिएगा, ये 9 रुपए है, 9 रुपए का शेयर हमने रीइश्यूड किया है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में जब ये बढ़ा रहे थे, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, 4 टाइप से अदत्त याचनाएं हमने बताई थी, 4 कॉल आपसे करते हैं। तो ये पहली कॉल, दूसरी कॉल यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर कह रहा है कि एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 500 अंश फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के भुगतान न करने पर कंपनी ने शेयर का फॉरफीचर कर लिया। और फॉरफीचर क्या होता है? फॉरफीचर मतलब हरण। हरण का मतलब क्या होता है? हरण का मतलब हो गया, ये सिलेबस में हमने आपको डिस्कस भी किया था, हरण का मतलब होता है कि आपने अगर पेमेंट नहीं किया कंपनी को किसी भी कॉल का, तो कंपनी आपके सारे शेयर को जब्त कर लेगी, अपने पास होल्ड कर लेगी। पुराने जो पैसे हैं वो भी होल्ड हो जाएंगे, वो भी आपको नहीं मिलेंगे, और ना तो शेयर मिलेगा। ये कब होता है? जब आप पेमेंट नहीं करते हो, कंपनी की नोटिस आती है, उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तब ये कंपनी फाइनल डिसीजन लेती है। इसको हम बोलते हैं फॉरफीचर। अब देखिए इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक कंपनी ने एम के 10 रुपए वाले 500 अंश हैं, 500 शेयर हैं जिसपे पेमेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स 2 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ, और 500 शेयर पे 2 रुपए, मतलब 4 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 1000 और 1000, कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं 2000 का पेमेंट नहीं हुआ। 10 रुपए की कॉल थी टोटल, 10 रुपए में अगर हम काउंट करेंगे तो 4 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ, 6 रुपए का पेमेंट इसका मतलब हुआ है। सो दैट मीन्स कि अगर 4 रुपए ये आता है, 2000 का पेमेंट नहीं हुआ, तो 6 रुपए का पेमेंट हुआ। ठीक, यहां पर हम इसको करेक्ट कर लेंगे। टोटल 4 रुपए आपके पेमेंट नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब होता है 500 शेयर पे 4 रुपए ये नहीं मिले हैं, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, 2 रुपए सेकंड कॉल के, और 10 में से 4 नहीं मिले, इसका मतलब 6 रुपए हमें मिल चुके हैं। ठीक, तो 2000 रुपए ये नहीं मिले और ये मिल चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर क्या कह रहा है। 300 अंशों को 9 रुपीज स्पीडअप पे री इशू किया गया है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो 300 अंश हैं, 300 अंशों को 9 रुपए की रेट से हमने इसको री इशू कर दिया, मतलब 2700 में हमने री इशू किया है। ठीक, अब इसमें आपको बताना है कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट को ट्रांसफर करना है। सिंपल सी चीज है। देखिए सबसे पहली चीज ये हो गई कि आपने जो पैसे आपको मिल चुके हैं, ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे शेयर फॉर फीचर के नाम से। जो आपको पैसा मिल चुका है, टोटल कॉल की गई थी, उस कॉल में जो नहीं मिला उसको अलग कर दीजिए, जो मिल गया उसको हम शेयर फॉर फीचर में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर कह रहा है 9 रुपए में पेड अप शेयर है, फुल पेड अप है, मतलब 9 रुपए में री इशूड हो गया। इसका मतलब होता है 10 रुपए के शेयर को 9 रुपए में री इशूड किया गया है। 9 रुपए का मतलब होता है कि 3000 10 रुपए में होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने 9 रुपए में, मतलब 2700 रुपए दे दिए। 100 अभी भी 300 शेयर पे 1 रुपए का पेमेंट नहीं किया गया। यहां पर देखिए लिखा है
300 शेयर को 9 रुपए में री इशू किया, 10 रुपए का था, 9 रुपए में री इशू किया है, 1 रुपए अभी भी इसमें री इशू नहीं किए गए। 300 इंटू 9 ये री इशू कर चुके हैं, 9 रुपए में रीइशूड हो चुका है, 1 रुपए बचे हुए हैं, वो भी आपके आ जाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर में। दैट मीन्स 300 इंटू 1 300 जो रीइशूड नहीं हुए थे, ये भी शेयर फॉर फ्यूचर में आएंगे। अब आपको देखना है कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट होगा। पहली चीज, शेयर फॉर फ्यूचर में क्या क्या आ रहा है, जो पैसे आपको मिल चुके वो लिखेंगे, जिस पे आप री इशूड किया है जितने पैसे री इशूड में बचेंगे वो लिखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए हमारे पास 500 शेयर थे, 500 शेयर में 300 शेयर चले गए, 500 शेयर में 300 शेयर री इशूड हो गया, तो 200 शेयर री इशूड अभी भी नहीं हुए हैं, ठीक है। और कितने पैसे हमें मिले हुए थे, उसी पैसे से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 6 रुपए, टोटल हमारे पास आ गए 1200, ये भी हमारे शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, 3 चीजें हमारे शेयर फॉर फ्यूचर में आ गई, 3000, 300 और एक ये 1200। अब आपको करना क्या है, टोटल शेयर फॉर फ्यूचर 3000 है, इसमें से ये जो रीइशूड नहीं हुए, ये शेयर जो रीइशूड हो गए, जो 1 रुपए बचे थे उसके, और 1200, दैट मीन्स ये जो शेयर रीइशूड नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब हो गया 1500। टोटल हमारी प्राइस 3000 थी जो हमें मिल चुकी थी, उसमें से 1 रुपए का शेयर, दैट मीन्स 300 शेयर को 9 रुपीज में दिया, 1 रुपए डिस्काउंट पे दिया, तो ये डिस्काउंट वाली प्राइस हो गई 300, और ये 1200 जो अभी तक री इशूड नहीं हुए हैं। तो टोटल 3000 में 1500 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा टोटल प्राइस 1500। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। देखिए सिंपल सी चीज है, बहुत क्विकली कैलकुलेट किया है जिससे आपको इजी भी होगा। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करिए, जो पैसे आपको नहीं मिले जितने शेयर पे, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि हमें इतने शेयर पे ये पैसे नहीं मिले, 504 रुपए के अकॉर्डिंग नहीं मिला। अब हम दूसरी तरफ कैलकुलेट करेंगे क्या हमें मिला है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि टोटल पैसा हमें ये मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे री इशूड, 9 रुपए में री इशूड हुआ, कितने रुपए में री इशूड नहीं हुआ, जो कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, तो 1 रुपए का डिस्काउंट कंपनी ने दिया है क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 9 रुपए में कंपनी ने री इशूड किया है, तो 1 रुपए डिस्काउंट हो गया। 300 शेयर के अकॉर्डिंग 1 रुपए का जो डिस्काउंट होगा उसकी प्राइस आ जाएगी 300, ये डिस्काउंट की प्राइस हो गई जो कंपनी ने दे रखा है। उसके बाद 300 शेयर इशूड हो गए, तो 500 शेयर थे, 300 इशूड हो गए, 200 अभी भी री इशूड नहीं हुए, तो उसकी कैलकुलेशन हम यहां पर करेंगे। 500 में 300 री इशूड हो गए, 200 अभी री इशूड नहीं हुए हैं, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पैसा आपको मिल चुका है उसी पैसे से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो जो री इशूड नहीं हुआ इनटू जो पैसे आपको मिल चुके हैं, हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1200, ठीक। तो टोटल 3000 की प्राइस थी, इसमें से 1200 जो रीइशूड, ये हमने कैलकुलेट किया, रीइशूड नहीं हुए थे, 300 जो डिस्काउंट पे कंपनी ने इशूड किए हैं, तो वो दोनों को हम माइनस करेंगे 3000 में, तो बचेगा 1500। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पूंजी संचय खाते में 1500 रुपए इसके थ्रू ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन को आप लोग देख लीजिए पूरी तरीके से, बहुत सिंपल शॉर्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि इसकी एंट्रीज आप करोगे तो एंट्री बहुत लंबी होती है, तो इसलिए हमने शॉर्ट कैलकुलेशन आपको बताई है, एग्जाम में जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से टोटल कैलकुलेशन होगी जो 1 मिनट के अंदर आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
अगले आते हैं मैच। आपको यहां पर मैच करना है, क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं देखिए। करंट अकाउंट, करंट एसेट, फिक्स्ड, बनावटी, इंटेंजिबल, कौन कौन सी चीजें किधर किधर लिखी जाएंगी, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये इधर का पोर्शन है जो इधर ट्रांसफर हो गया है, ये इधर का है प्रॉफिट एंड लॉस, ये इधर ट्रांसफर हो गया। देखिए अब यहाँ पर चार चीजें इधर है, चार चीजें इधर है, आपको मैच करना है कौन सा आंसर सही होगा। तो सिंपल सी चीज है, देखिए क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर किराए का कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ी मिस्टेक है। करंट लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज हम यहाँ पर इसको मिलाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट से, ये करंट लायबिलिटी हो गई। चालू संपत्ति, ये बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, इसका हिंदी वर्जन है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट थोड़ा चेंज हो गया है। करंट लायबिलिटीज चालू दायित्व है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में हम लिखेंगे प्रीपेड। बनावटी एसेट्स, बनावटी मतलब नाम मात्र एक टाइप से हो गया, सो सिंपल, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। और इनटेंजिबल वो हो जाएगी गुडविल। देखिए इंटेंजिबल होता क्या है, इंटेंजिबल मतलब हो गया जिस चीज को आप सिर्फ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ना तो आप छू सकते हैं और न सिर्फ फील कर सकते, जैसे हवा है, चल रही है हवा तो आप देख सकते हो हवा लग रही है, छू नहीं सकते, ठीक है ना, तो हवा को देख सकते। सो दैट मीन्स कि उसको हम बोलेंगे इनटेंजिबल एसेट। तो गुडविल भी ऐसे ही होता है, गुडविल बढ़ती है, गुडविल मतलब हो गया हमारी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, मार्केट वैल्यू अगर आपकी बढ़ती जाएगी, उसी मार्केट वैल्यू को हम बोलते हैं गुडविल। तो हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं कि रेपुटेशन बढ़ रही है, ना तो रेपुटेशन को छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं। तो गुडविल भी उसको हम बोलेंगे इनटेंजिबल, तो गुडविल भी उसी कैटेगरी में आती है। तो ये इसका प्रॉपर मैचिंग है। लाइबिलिटीज को हम बैंक ओवरड्राफ्ट में करेंगे, चालू संपत्ति करंट एसेट्स प्रीपेड हो जाएगा, गुडविल इंटेंजिबल में आएगी, फिक्स्ड एसेट्स बनावटी संपत्तियां होंगी, तो वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। ये इसका हिंदी वर्जन इधर आ गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, इंटेंजिबल आ जाएगा आपका गुडविल, ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। चलिए ये इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मैनेजर को कमीशन उसको कमीशन देने के पश्चात 10% की दर से दिया जाता है, यदि कमीशन देने से पूर्व लाभ 1,54,000 है तो देय कमीशन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर अभी जो फॉर्मूला हमने लगाया था बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा। अगर कमीशन, मैनेजर को कमीशन दिया गया है, कमीशन देने के पश्चात अगर ये वर्ड लिखा गया है आफ्टर कमीशन, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इसका मतलब हो जाएगा 1,54,000 10 डिवाइडेड बाई 110, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से 1,54,000। अब इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 वन से 11, तो ये होंगे 44 और 4, दैट मीन्स आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14,000। तो टोटल दे कमीशन हो जाएगा 14,000। देखिए कमीशन अगर दिखा हुआ है, कमीशन देने के पश्चात आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, मतलब अगर आफ्टर वर्ड यूज होता है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल जो भी आपकी प्राइस होगी इनटू, इसको इनटू कर लेते हैं, 1,54,000 टोटल प्रॉफिट था आपका, उसमें से हमने रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई। इसका मतलब आपके पास जो कमीशन आएगा वो 14,000 का आएगा। ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब ये पश्चात वर्ड दिया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग डेटर, प्रारंभिक देनदार, सेल्स रिटर्न, विक्रय,
बैड डेट्स, डेटर्स। अब आपसे ये पूछ रहा है उधार बिक्री, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। तो देखिए इसके लिए बहुत सिंपल सा है, एक छोटा सा अकाउंट बनता है डेटर अकाउंट, उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। डेटर अकाउंट में डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये हम डेबिट साइड में लिख देंगे। तो ये हो गया 10,000 बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, डेटर अकाउंट ये बन रहा है, ठीक है, बाकी सारी चीजें क्रेडिट साइड में आएंगी। तो सेल्स रिटर्न 7,000, बैड डेट्स 3,000, कैश रिसीव्ड 40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक आएगा 13। ये सब क्रेडिट में लिखेंगे, सिर्फ इसको डेबिट में लिखेंगे। बाकी ये एंड ये चारों चीजें हम इसमें ऐड करके सेल्स रिटर्न, ये जो ओपनिंग डेटर्स दिया इससे माइनस कर देंगे। तो अब देखिए बहुत सिंपली आ जाएगा 40,000 7 3 10 50 60 63 टोटल हो गया इधर का, और इधर का टोटल आ गया है 10,000। दैट मीन्स यहां पर शॉर्टेज हो रही है, तो यहां पर हम लिख देंगे क्रेडिट सेल, ये हो जाएगी क्रेडिट सेल की प्राइस। तो 63 में 10,000 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 53। बहुत सिंपल सा है। तो इसका आंसर यहाँ पर हम देखिए, आंसर जो हमारा आएगा बी नंबर आएगा 53। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने डेटर अकाउंट बनाया है, बहुत सिंपल सा है। बैड इट मीन्स कि हमारा जो ओपनिंग डेटर होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में लिखेंगे, बाकी सारी चीजें हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं डेटर अकाउंट के। सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, कैश रिसीव, क्लोजिंग स्टॉक सब एक साइड क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सबको टोटल करेंगे और ओपनिंग डेटर से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फाइनली क्लियर हो जाएगा डेट क्लोजिंग स्टॉक एंड ये क्लियर हो जाएगा हमारा उधार बिक्री की राशि। तो आ जाएगा 53। दैट मीन्स दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। A and B are partners of 5:3 ratio. C joined and the new ratios agreed 4:2 का रेशियो है ये 4:2। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियोज ऑफ A and B। A और B 5:3 के अनुपात में पुराना रेशियो था, C आ गया, नया अनुपात 4:2 का हो गया। ये रेशियो दिया हुआ है, इसको करेक्ट करेंगे, तय हो जाता है। और उसके बाद त्याग किया गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल सा है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लिखेंगे, उसके थ्रू हम किसी का भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखिए किसका किसका हम कैलकुलेट कर, दो ही पार्टनर हमारे पास हैं ए एंड बी, इनका हम कैलकुलेशन करते हैं। ए का जो ओल्ड रेशियो दिया है, देखिए ये यहां पर दिया है, ये है ओल्ड रेशियो 5:3, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8। ये डिनोमिनेटर जब लिखते हैं तो इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये इसको प्लस कर दिया, माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो हमारे पास ये दिया हुआ है 4:2, तो ए का जो न्यू रेशियो होगा वो हो जाएगा 4:2:6:6:8। दैट मीन्स न्यू रेशियो हो गई 4/8। बी का सेम 3/8 हो गया ओल्ड रेशियो, और इसमें आ जाएगा 2/8। तो ये फॉर्मूला है, बस इसकी वैल्यू आपको रख देनी है। डिनोमिनेटर भी ध्यान रखिएगा, रेशियो में डिनोमिनेटर लिखेंगे तो सारे रेशियो को प्लस कर देते हैं। अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सा आप एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है, या डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। एलसीएम हमने 8 ले लिया है, ओके। सो ये आ जाएगा आपका 5। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 1 आएगा, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, फिर सिंपल 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये हो गया 1/8। इसमें भी सेम चीजें करनी है, एलसीएम हम 8 मान लेंगे और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, दोनों से सेम चीजें आएंगी। तो 8 को पहले 8 से डिवाइड करेंगे 1, 3 से मल्टीप्लाई किया 3, यहां पर भी सेम चीजें हम करेंगे, 8 से 8 को डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/8। देखिए दोनों जब रेशियो के दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो हम रेशियो, जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल भी करना पड़ता है। अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर इक्वल आ गया तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1:1। यहां पर आप देख सकते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1:1 का रेशियो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू ये देखिए यहां पर हमने सॉल्व कर दिया है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ये फॉर्मूला होगा। ओल्ड रेशियो ए का ये दिया था, बी का ये दिया है, डिनोमिनेटर के लिए दोनों के रेशियो को प्लस करेंगे। न्यू रेशियो ये है 4:2, डिनोमिनेटर के लिए सारे नंबर्स को प्लस कर देंगे, 4 ए का हो गया, 2 बी का हो गया और डिनोमिनेटर प्लस करके इसको हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1:1, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी, 1:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का बनेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं। एज पर द रूल्स ऑफ दिस गार्नर बनाम मरे का जो ये नियम दिया हुआ है, किसी साझेदार के दिवालिया होने के कारण हुई हानि को साझेदार बांटते हैं या बांटा जाना चाहिए। किस रेशियो में बांटेंगे, देखिए अगर लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हो रहा है, पूंजी की कमी है, अगर जैसे यहां पर दिया हुआ है गार्नर मरे के नियम के अनुसार साझेदार की दिवालिया अगर हो जाता है, तो दिवालिया होने के बाद अगर पूंजी की कमी है तो पूंजी अनुपात में, प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल रेशियो में। तो गार्नर बनाम मरे के अनुसार दिवालिया साझेदार जो अन्य साझेदारों की पूंजी डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा अन्य साझेदारों में बांटा जाएगा, तो उनके पूंजी अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। लोन ऑन मॉर्गेज इंश्योर, देखिए बंधक पर ऋण, ऋण दैट मीन्स आपकी सिंपल सा, ये तो आंसर खुद ही बता रहा है, ऋण है मतलब आपकी लायबिलिटी है, तो इसका मतलब ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा। कुछ क्वेश्चन आंसर खुद ही बताते हैं, देखिए सिंपल सा यहाँ पर आपका एक आंसर टिक हो गया, यहाँ पर हम दिखाएंगे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, मॉर्गेज ऑन लोन, ये आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जाए क्योंकि ये ऋण है। ऋण का मतलब हो गया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है, आपको पे करना पड़ेगा बाद में अगर आपने लोन लिया है तो इसलिए हम इसको लायबिलिटी पोर्शन में दिखाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रहतिया, रहतिया क्या है, रहतिया आपका एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का मतलब होता है इंडिविजुअल छोड़ करके, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई मनुष्य है, पर्सन को छोड़ करके नाम जो भी होगा उस नाम को छोड़ करके जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो सब कुछ रियल है। दैट मीन्स ये बोर्ड, स्टॉक, कैश परचेज, सेल्स, फैन, लाइट, टीवी, कूलर, ये सब रियल अकाउंट में काउंट होते हैं, तो स्टॉक भी हमारा एक रियल अकाउंट में काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन का कारण क्या होता है, डेप्रिसिएशन, अब देखिए डेप्रिसिएशन पहले हम समझते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है डिक्रीज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन ईच एंड एवरी ईयर, हर साल संपत्ति के मूल्यों में जो गिरावट आती है उसी गिरावट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का कारण क्या होता है, डेप्रिसिएशन का कारण होता है, अब कोई भी एसेट, आपने गाड़ी खरीद ली, अब आप गाड़ी को 5 साल तक चलाएंगे, 5 साल बाद जब उसको बेचेंगे तो वो सेम प्राइस पे नहीं बिकती, कुछ कम प्राइस पे ही बिकेगी। तो जो प्राइस कम होने लगा, अब 10 साल चलाएंगे तो और कम हो जाएगा, 20 साल चलाएंगे, जितने साल आप अपनी प्रॉपर्टी को यूज करते जाएंगे, अपने व्हीकल्स को यूज करते जाएंगे, उसकी प्राइस धीरे धीरे कम होती जाती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन का कारण क्या होगा, संपत्ति का यूज, जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतनी ज्यादा घिसावट आएगी उसमें और उतनी ही वैल्यू कम हो जाएगी।
तो डेप्रिसिएशन का कारण क्या हो जाएगा? संपत्ति का प्रयोग। मतलब अगर आप जितनी एसेट यूज करेंगे उतना डेप्रिसिएशन आपको लगना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुडविल क्या है? गुडविल आपकी अभी इसके पहले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस तो आपके आंसर ही, जो आपके क्वेश्चन है वो खुद ही आपको आंसर बताते हैं। इसके पहले जो दो क्वेश्चन पहले अभी जो गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे जिसमें मैच द फॉलोइंग था, गुडविल सेम चीज है। देखिए इंटेंजिबल एसेट, जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था वही इसका भी आंसर है। तो दो क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, मतलब उसको सिर्फ आप देख भी नहीं सकते, छू नहीं, फील कर सकते हैं कि ये गुडविल है। गुडविल क्या होती है ये भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इंटेंजिबल एसेट है। दैट मीन्स आप सिर्फ फील कर पाओगे, मार्केट वैल्यू, उसी को हम गुडविल बोलेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंपनी के अंतिम खातों में प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आर्थिक चिट्ठा, ये चिट्ठा है, आर्थिक चिट्ठा, दैट मीन्स बैलेंस शीट। ओके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे एसेट साइड में दिखाए जाएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं अंतिम खातों में प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के टाइम में जो भी हमारे खर्चे होते हैं, दैट मीन्स शेयर इशू करने में जो खर्चे होंगे, डिवेंचर इशू करने में खर्चे होंगे, इनकॉर्पोरेशन में जो खर्चे होंगे, उन सबको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो वो सारे खर्चे हमारे दिखाए जाते हैं संपत्ति पक्ष में, दैट मीन्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, निम्नलिखित खातों में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं, करंट एसेट कौन सा नहीं है? तो अभी जो करंट एसेट्स हमने यहाँ पर पढ़ा था जिसमें मैच द फॉलोइंग हम कर रहे थे, तो देखिए साफ साफ लिखा है, यही मैच द फॉलोइंग में हमने इसी को लाइबिलिटी में लिखा था। अब यहाँ पर यही आंसर दे रहा है आपका एसेट में, तो इसका सिंपल सा मतलब है ये लाइबिलिटी है। ठीक है, तो यही चीज आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति नहीं है, तो यही आंसर हो गया। तो पिछले क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने आप उसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया बैंक अधिक, क्योंकि अभी दो तीन क्वेश्चन पहले इसी को हमने मैच द फॉलोइंग में ये लाइबिलिटी में टिक लगाया था, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। ये सब एसेट, अंतिम रहतिया हो गया, देनदार, प्राप्त विपत्ति, ये सब हमारी एसेट है। ठीक है, करंट एसेट है। तो करंट एसेट में क्या नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाएगा। तो प्रीमियम को हम कहां पर दिखाएंगे? प्रीमियम को हम दिखाएंगे, अंशों पे प्राप्त जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में एक हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस करके, उसी रिजर्व एंड सरप्लस में हम प्रीमियम को वहां पर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम इसको प्रेजेंट करेंगे। कहां पर, कौन से हेड में? रिजर्व एंड सरप्लस का हेड होगा। तो आपसे ये हेड तो पूछा नहीं, आपसे पूछा क्या है कि कहां पर दिखाया जाएगा, तो सिंपल सी चीज हम यहां पर बताएंगे कि सिर्फ लायबिलिटी पोर्शन में ये दिखाया जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपहरित अंशों के पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। तो सिंपल सी चीज है, अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे फॉर फीचर में, अपहरित अंश है, दैट मीन्स री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अगर शेयर फॉरफिटेड है तो जाहिर सी बात है फॉरफिटेड शेयर के अकाउंट में ही दिखाए जाएंगे। सिंपल सा इसका मतलब है कि अगर जो फॉरफीचर है, फॉरफीचर मतलब हो गया जो हरण किया था, अभी हमने बताया था हरण करने पे जब आप री इशू करते हैं और री इशू में जब डिस्काउंट देंगे उसको कहां पर दिखाएंगे, तो उसके लिए हम डेबिट करेंगे फॉरफीचर का अकाउंट अंश हरण खाते में। हरण कर रहे हैं तो हरण के खाते में दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। गुड्स स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल के लिए अगर आप 500 रुपए अपने बिजनेस से निकाल ले रहे हैं तो बहियों में कौन सा लेखा नहीं किया गया है? तो इसको हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन,
किसी भी रीजन से अगर आपने कोई एंट्री छूट गई, आपने जर्नल एंट्रीज कुछ छूट जाती या कुछ एंट्रीज जब आप नहीं कर पाते हैं तो एरर ऑफ ओमिशन करते हैं। एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूल गए, किसी भी रीजन से आपने एंट्री नहीं करी है, भूल गए, तो उसको हम एरर ऑफ ओमिशन बोलेंगे। तो यहां पर कह रहा है अगर बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए 500 रुपए सामग्री निकले लिया है लेकिन उसका बहियों में कोई लेखा नहीं किया है, तो ये त्रुटि आपकी होगी। कौन सी त्रुटि हुई? एरर। कौन सा एरर? ओमिशन, भूल से छूट गया किसी रीजन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि की जांच। प्रति प्रविष्टि मतलब हो गया कि जब हम कैश बुक पढ़ते हैं तो कैश बुक में 3 कॉलम कैश बुक, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 3 खाने वाली रोकड़ बही आपने पढ़ी होगी, वही चीज यहां पर है। तो कैश बुक ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेंटेन, 3 खानों वाली रोकड़ बही जो मेंटेन करेंगे उसी में हम प्रति प्रविष्टि, जिसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, बेसिकली पैसे बैंक में जमा करेंगे और पैसे बैंक से निकालेंगे। ठीक है, ऑफिशियल यूज के लिए। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। पैसे बैंक में जमा करना फॉर द पर्पज ऑफ ऑफिशियल एंड विड्रॉल फॉर द पर्पज ऑफ ऑफिशियल। ऑफिस पर्पज से निकालते हैं, तो ऑफिशियल पर्पज से अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं या जमा करते हैं तो उसके लिए हमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक में ही एंट्री करनी पड़ती है। तो ये प्रति प्रविष्टि वही चीज है। ये कहां पर लिखेंगे? जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लागत समतुल्य पर रहतिये के मूल्य की गणना। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर रहतिये के मूल्य की गणना का सूत्र क्या होगा? तो गणना का सूत्र ये हो जाएगा, जितना आउटस्टैंडिंग है जो आपने पेड नहीं किया, आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट इनटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100। दैट मीन्स सॉरी, आउटस्टैंडिंग ये हो जाएगी सेकेंड वाला, इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग सेलिंग प्राइस इनटू कैश प्राइस, आदत्त किस्त डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य इनटू क्रय मूल्य। इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं रहतिये का कितना हमारा स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है, अधिपत्र निर्गमित शेयर वारंट कैन बी इशूड व्हेन शेयर आर दिस फुली पेड अप। अगर शेयर वारंट तभी हम इशू कर सकते हैं जब हमारे पास फुल पेड अप शेयर हो, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में रीइशूड किया गया या 10 रुपए में इशूड किया गया, फुल पेड अप शेयर, फुली पेड अप है, पूर्ण प्रदत्त होगा, तभी हम शेयर वारंट इशू कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पार्टनर्स कैन बी स्टॉपल गत्यावरोध द्वारा साझेदार होता है। गत्यारोध द्वारा साझेदार किसको बोलते हैं? देखिए, गत्यारोध द्वारा साझेदार ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कंपनी का पार्टनर नहीं है लेकिन मार्केट में वो ये दिखा रहा है कि कंपनी का वो पार्टनर है और लोग उसके ऊपर बिलीव करते भी हैं और उसी के बिलीव करने पे वो फर्म को लोन भी दे रहे हैं, जबकि रियल में वो कंपनी का पार्टनर नहीं है। तो ऐसे साझेदार को हम बोलते हैं गत्यावरोध द्वारा साझेदार, जो कंपनी का रियल पार्टनर नहीं है फिर भी वो प्रेजेंट ऐसे करता है कि वो कंपनी का रियल पार्टनर है और लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं और उसको फर्म के नाम पे लोन भी दे देते हैं, फर्म को भी लोन उसके नाम पे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसको गत्यावरोध द्वारा साझेदार बोलेंगे क्योंकि उसके नाम पे लोन मिल रहा है। तो ये विशेष परिस्थितियों में, जब अंडर द स्पेशल सिचुएशंस में हम इस साझेदारों का यूज करते हैं, गत्यावरोध द्वारा साझेदार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक साझेदारी फर्म अवैध हो जाती है। फर्म इलीगल तब होगी जब, देखिए सिंपल सी चीज है कि इलीगल फर्म तब होती है जब हमारा बिजनेस इलीगल हो जाए, जब हमारे पास लिमिट से ज्यादा, जो हमारी लिमिट है उससे ज्यादा हमारे पास पार्टनर हो जाए, कोई ऐसा पार्टनर हमारे पास हो जाएगा जो किसी शत्रु देश का हो जिससे हमारी मित्रता नहीं शत्रुता है और उस कंट्री का कोई पार्टनर हमारे पास आ गया। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम फर्म को अवैध मान लेते। कोर्ट ने बोल दिया कि फर्म इलीगल है तो उसको हम इलीगल मान लेंगे। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो यहां पर जो रीजन दिया है वो ये दिया है, ये
पहला, कोई भी एक साझेदार शत्रु देश का कोई नागरिक अगर हो गया तो वो पार्टनर है और वो किसी ऐसे देश का है जिससे आपकी शत्रुता लड़ाई चल रही है, तो भी फर्म हमारी इलीगल मान ली जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं किया जाता? देखिए, पार्षद सीमा नियम में 6 क्लॉज होते हैं। उन 6 क्लॉज में नेम क्लॉज, आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज, टोटल 6 टाइप के क्लॉज होते हैं। लेकिन उन 6 टाइप में हमारा जो क्लॉज नहीं होता वो ये है, क्षेत्राधिकार। ये कोई क्लॉज नहीं है। तो इसका मतलब कौन कौन से पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं है? नाम वाक्य, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सिचुएशंस क्लॉज एंड आपका आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसके बाद आपका आएगा एसोसिएशन क्लॉज। तो ये कुल 6 टाइप की क्लॉज होते हैं, लेकिन ये जो क्लॉज दिया है क्षेत्राधिकार वाक्य, ये आपका कोई क्लॉज नहीं होता है। तो जो शामिल नहीं होगा वो ये हो जाएगा आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में नहीं होता है? देखिए, साझेदारी संगठन में अनलिमिटेड है, ये है क्रिएट, समझौते द्वारा भी होगा, ऐच्छिक, ये भी होगा। कौन सा नहीं है? तो ये है अविच्छिन्न उत्तराधिकार, परपेचुअल सजेशन, ये पार्टनरशिप, ये कंपनी का है। ये जो विशेषताएं हैं, अविच्छिन्न, परपेचुअल सजेशन, ये कंपनी का है, पार्टनरशिप का नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी और कंपनी के साझेदार एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कंपनी में साझेदार है तो एक पार्टनर अगर मर भी गया या कंपनी छोड़ के चला भी गया तो उससे कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, कंपनी अपना चलती रहती है। तो उसको बोलते हैं परपेचुअल सजेशन। जो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में एक पार्टनर अगर मर जाए, पार्टनरशिप चेंज करनी पड़ती है, पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा परपेचुअल सजेशन। जो पार्टनरशिप में ये विशेषता है ही नहीं, ये कंपनी की विशेषता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रेरण, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। देखिए, इंस्पिरेशन एक टाइप से होगा डायरेक्शन। अगर हम किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है हम उसको इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अभिप्रेरणा या मोटिवेट करना, डायरेक्शन देना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रबलतम उधारी विपत्र। प्रबलतम उधारी विपत्र आपका दोनों चीजें हैं, कंफर्म एंड इरिकवरेबल, मतलब पुष्टि युक्त है और अप्रतिसहरणीय, दैट मीन्स इरिकवरेबल और कंफर्म, ये दोनों हमारा प्रबलतम उधारी विपत्र। तो इसका आंसर ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो इसको हम टिक करेंगे सी में, क्योंकि सी में दोनों आंसर दिए हुए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का भरार्पण संगठन का आकार बनाता है, संगठन का आकार बड़ा बनाता है। दैट मीन्स कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का भारार्पण जितना ज्यादा होगा संगठन उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा। क्योंकि अब इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आपका संगठन बढ़ता जाएगा, अधिकारों का भारार्पण बढ़ता जाएगा, संगठन बड़ा होगा, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी डिफिकल्टीज भी बढ़ती जाएंगी। डिफिकल्टीज बढ़ने के लिए फिर हम एक विशेषज्ञ को नियुक्त करते हैं। फिर वो डेलीगेशन, दैट मीन सिंपल सा अगर हम इसको समझ सकते हैं तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या भारार्पण मतलब हो गया कि जितना ज्यादा भारार्पण होगा, अधिकारों का भारार्पण जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनी समामेलित मानी जाती है। कब समामेलित मानी जाएगी? जब कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का लेटर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हम देखते हैं, रजिस्ट्रार से समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका मतलब होता है जब आप रजिस्ट्रेशन कराएगी कंपनी तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और जब रजिस्ट्रार ये सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ सब कुछ सही है, कंपनी सब कुछ सही सही चल रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में वो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का लेटर दे देता है। ठीक है, और उसका नाम अपने रजिस्टर में लिख लेगा, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है। ठीक, तो कंपनी समामेलित कब मानी जाती है? तो इनकॉर्पोरेटेड कब होगी? जब इसको इनकॉर्पोरेशन का लेटर मिल जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यवेक्षण विस्तार से यहाँ से क्या होता है, मतलब सुपरविजन। सुपरविजन होगा अधीनस्थों की संख्या, जितने ज्यादा कर्मचारी होंगे उतने ही मैनेजर को हमें अपॉइंट, हमारी कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होगी तो उसको अपॉइंट करने के लिए मैनेजर भी हमारे पास, दैट मीन द सुपरवाइजर। सुपरविजन करने के लिए हमारे पास जितने अधीनस्थों की संख्या होगी उतने ही हमारे सुपरविजन के रेफरेंस, दैट मीन्स पर्यवेक्षण विस्तार भी हमारा उतना ही ज्यादा, क्योंकि पर्यवेक्षण विस्तार ही हमारे अधीनस्थों की संख्या पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा हमारे सबऑर्डिनेट्स होंगे उतने ज्यादा हमारे सुपरवाइजर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, क्रियात्मक संगठन आधारित है। क्रियात्मक संगठन हमारा आधारित होता है, क्रियात्मक संगठन स्पेशलाइजेशन होता है ओनली, दैट मीन्स कि सिर्फ केवल विशिष्टीकरण की स्थिति में ही क्रियात्मक संगठन हमारा आधारित होता है। नेक्स्ट आते हैं, प्रबंधक के जनक कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। सिंपल सा आंसर है। हमने आपको ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन जब आप सिलेबस का वीडियोस देखोगे तो इसमें इस 2018 के पेपर में बहुत सारे ऐसे 4-5 क्वेश्चन तो अभी हमने आपको बता दिए जो आपके एग्जाम में आए, जो हमने सिलेबस में डिस्कस किए थे और आपके एग्जाम में भी वही आ गए। देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर हमारे वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं, ये हमने आपको बताया भी था। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एकल स्वामित्व में स्वामित्व का दायित्व क्या होता है? एकल स्वामित्व का मतलब हो गया जो ऐसा बिजनेस जो सिर्फ एक पर्सन कर रहा है तो उसको हम एकल स्वामित्व बोलेंगे और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो इसमें आंसर हम लिखेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है बाई चांस अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, आपने लोन लिया, आप पैसा पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो जब डेप्ट की रिकवरी होगी तो अनलिमिटेड का मतलब हो गया जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है वो तो लायबल होगा ही होगा, प्लस आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल होगी, तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो हमारे एकल साझेदार सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनलिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक संगठन संरचना जिसमें स्वामित्व और प्रबंधन को अलग अलग किया जा सकता है वो क्या कहलाएगा? जिसमें स्वामित्व प्रबंधन, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया परपेचुअल सजेशन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, मतलब स्वामित्व और मैनेजमेंट और उसका मैनेजमेंट और ओनरशिप किसमें हो जाएगा? तो सिंपल सा आंसर है कंपनी में हो जाएगा। मैनेजमेंट और कंपनी दोनों बिल्कुल अलग अलग है। मैनेजर अगर कहीं चला भी गया तो उससे कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कंपनी अपना चलती रहेगी। तो कंपनी और कंपनी का मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ये हो जाएगा कंपनी इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सेवाओं में विपणन मिश्रण पी कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के पी होंगे। कौन कौन से पी हो जाएंगे? एक तो हो गया प्राइस, एक हो गया प्रमोशन, और एक हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, और एक और, टोटल 4 टाइप के आपके पी होते हैं। एक हो गया प्राइस, एक प्रमोशन, एक हो गया आपका प्रोडक्ट एंड एक और, टोटल 4 टाइप के आपके। इसका आंसर हो जाएगा 4, दैट मीन्स सेवाओं के विपणन मिश्रण के, विपणन मिश्रण का मतलब होता है जो आपकी मार्केटिंग में सपोर्ट करते हैं, मार्केटिंग मिक्स जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 टाइप के पी होते हैं हमारे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक, हेल्सी प्रीमियम योजना आधारित है। देखिए हेल्सी प्रीमियम योजना आधारित है। हेल्सी प्रीमियम किस पे आधारित होती है? ये समय बचाने पे आधारित होती है। हेल्सी प्रीमियम समय बचाती है। ये योजना हमें ये बताती है कि हम समय बचाएंगे तो बचाए गए समय के बाद अगर हम वर्क करते हैं तो बचाए गए समय का 50% एक्स्ट्रा, मतलब हमने जो समय डिसाइड किया गया उससे आधे समय में कंप्लीट कर लेते हैं, तो बचे हुए समय पे जो हमें प्रीमियम मिलेगा या जो सैलरी वेजेस मिलेंगे वो 50% के बराबर होंगे, मतलब दोगुना हो जाएगा उतने ही टाइम में। तो बचाए गए समय में हेल्सी प्रीमियम हमें ये बताता है टाइम सेविंग, बचाए गए समय पर हमें प्रीमियम की गणना करते हैं और इसमें प्रीमियम की गणना करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है,
तो हेल्सी का मतलब, प्रीमियम योजना का मतलब हो गया बचाए गए समय। जितना समय आप बचाएंगे उस बचाए गए समय में आप एक्स्ट्रा वर्क कंप्लीट करके हम 50% के बराबर मजदूरी भी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। संगठन की स्थापना करना है, दैट मीन्स कि इस्टेब्लिशमेंट। तो इसका मतलब हो गया टॉप मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं आपके मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप मैनेजमेंट का ये वर्क होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे, रूल डिसाइड करेंगे, कर्मचारियों की लाइबिलिटीज क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होल सोल राइट हमारे टॉप मैनेजमेंट का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप मैनेजमेंट, उच्च प्रबंध। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त है। एक कर्मचारी रेखा एंड कर्मचारी संगठन, तो ये बड़े आकार के लिए उपयुक्त है। लार्ज साइज एंटरप्राइजेस, बड़े आकार की उपयुक्त। देखिए इसमें होता क्या है कि जब रेखी और कर्मचारी संगठन, रेखा और कर्मचारी संगठन, जब बड़े आकार का संगठन बढ़ता है तो इसमें क्या होता है कि जब जटिलताएं भी बढ़ती जाएंगी, कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, तो कर्मचारी इसके लिए बार बार हमारे विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं, किसी न किसी से सलाह लेते हैं। तो कंपनी खुद ही अपनी कंपनी में एक विशेषज्ञ नियुक्त करती है, स्पेशलिस्ट नियुक्त करेगी। तो अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो उसी स्पेशलिस्ट से सारे लोग डिस्कशन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कर्मचारी संगठन और रेखी संगठन सबसे उपयुक्त किसमें होगा? बड़े आकार के फर्म के लिए, क्योंकि बड़े आकार के फर्म में क्या होता है, कंफ्यूजन ज्यादा होगी, जटिलताएं ज्यादा होंगी, गलतियां ज्यादा होंगी और कंफ्यूजन ज्यादा होंगे। तो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए हमें चाहिए एक स्पेशलिस्ट। तो बड़े आकार की फर्म में स्पेशलिस्ट को फिर हम अपॉइंट करते हैं और फिर उनसे वो डिस्कस करके अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। तो ये लार्ज इंटरप्राइजेस का हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चंस पे हम आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? उपभोक्ता विपणन किससे संबंधित है? उपभोक्ता का क्रय संबंधी, विक्रय संबंधी, उपभोक्ता की संतुष्टि। तीनों चीजें, उपभोक्ता खरीदेगा और सेल्स होगा, और जब उपभोक्ता संतुष्ट होगा तभी आपकी मार्केटिंग कंप्लीट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों चीजें होनी चाहिए, खरीदना, उपभोक्ता का संतुष्ट होना और सेल्स मैनेजमेंट होना। ठीक है, सारी चीजें होंगी इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं आपके, जो संगठन अनुकूल बनने और परिवर्तन की क्षमता विकसित करता है उसे कहते हैं, देखिए उसे कहेंगे शिक्षार्थी संगठन। शिक्षार्थी संगठन मतलब कि ऐसे संगठन जो अनुकूल बनने और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता, उसे शिक्षार्थी संगठन कहते हैं। शिक्षार्थी संगठन मतलब हो गया कि ये संगठन अपने कर्मचारियों को सिखाता है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कैसे हम काम को करेंगे, तो उसको बोलते हैं शिक्षार्थी संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की कब स्टार्ट किया था? तो सिंपल सा है, WTO स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1995 में। डेट ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1995। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक आर्थिक वातावरण कारक है, किसका कारक हो जाता है? इसका कारक है नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय आय और इसका वितरण। ये हमारे आर्थिक वातावरण का कारक बनता है। कौन सा कारक बनेगा? राष्ट्रीय आय और इसका वितरण, ये हमारे आर्थिक वातावरण के कारक बनते हैं। ठीक, अगले काम पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, कार्य आवश्यकता नियोजन का अनुक्रम। श्रेणी क्या होती है प्लानिंग जब हम करते हैं? तो सबसे पहला होता है कि हम सिंपल से आपको देखिए, पहले हम लिस्ट बनाएंगे, कार्य सूची बनाएंगे, वर्णन करेंगे, फिर कार्य का मूल्यांकन करें। पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर उसको हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे। तो सिंपल सा इसका पहला आंसर हो जाएगा। पहले हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, फिर इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 268 के अनुसार
एक निजी कंपनी में न्यूनतम प्रदत्त अंश, सिंपल सा है, न्यूनतम प्रदत्त अंश 1 लाख हो सकते हैं, मतलब कि हमारी जो कंपनी पूंजी के अनुसार, प्रदत्त पूंजी के अनुसार 1 लाख रुपए हो सकती है न्यूनतम, कम से कम। अब नेक्स्ट हम आते हैं, फिर से आ गया मैचिंग, हमें मैचिंग आपको करनी है। तो नेक्स्ट हमारा आता है स्टाफिंग, प्लानिंग हो गई, और स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। तो डायरेक्टिंग हमारा सीधा मोटिवेशन से इफेक्ट होगा, और प्लानिंग हमारी, प्लानिंग फोरकास्टिंग हो जाएगी, मतलब पूर्वानुमान हम लगाएंगे। स्टाफिंग हमारा नियोजन हो जाएगा, ट्रेंड करना, क्योंकि स्टाफिंग जब हम स्टाफ को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो उसको ट्रेंड करेंगे। और कंट्रोलिंग हमारी हो जाएगी इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन करना। जब कोई गलतियां हो रही है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद फिर से हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इसका टोटल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक उद्देश्य में आवश्यक तत्व नहीं है। अब देखिए सिंपल सा, आपको इसमें खुद ही डिफरेंस लग रहा है, कौन कौन से आवश्यक तत्व नहीं है जो हमारे मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। तो सिंपल सा ये ह्यूमन, ह्यूमन एलिमेंट ये जरूरी नहीं है। हमारे जो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध है उसके दृष्टिकोण से 3 चीजें जरूरी हैं। एक ये लागत तत्व हो गया, समय तत्व हो गया, और माप तत्व हो गया, ये जरूरी है। ह्यूमन संबंधी तत्व ये जरूरी नहीं है। कब? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में 3 चीजें हैं, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करते, इसलिए यहां पर पूछ रहा आवश्यक नहीं है, तो हम इसको टिक लगाएंगे, ह्यूमन एलिमेंट आवश्यक नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम प्रारूप क्या है? उच्चतम प्रारूप, लोकतांत्रिक संगठन, उच्चतम प्रारूप मतलब उच्चतम प्रारूप समिति संगठन, क्योंकि समिति संगठन ही हमें बताता है कि हम प्लान कैसे करेंगे, आगे हम वर्क कैसे स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करें। सारी चीजें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की होंगी वो हमारी कमेटी ही बताएगी कि हमें आगे कैसे कैसे वर्क कंप्लीट करना है। तो लोकतांत्रिक संगठन के लिए हायर फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन समिति संगठन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से जोड़े का मिलान सही है? कौन सा जोड़ा सही है? एफ.डब्ल्यू. टेलर मानवीय, ये गलत हो गया, क्योंकि एफ.डब्ल्यू. टेलर तो अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा था, प्रबंध के जो मैनेजमेंट हमारा है उसके जन्मदाता हैं, तो ये तो गलत हो गया। और एल्टन मेयो वैज्ञानिक, ये भी गलत हो गया। एल्टन मेयो हमारे वैज्ञानिक प्रबंध नहीं आते हैं, एल्टन मेयो मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये पहला, इसका दूसरा सही आ जाएगा हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल प्रबंध की सार्वभौमिकता हेनरी फ्यूल से स्टार्ट हुई, तो इसका दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टेस्ले, क्लार्क और क्लार्क द्वारा वर्णित विपणन मतलब कितने टाइप का होता है? तो ये 8 टाइप के होते हैं। मतलब जो आपका क्लार्क के द्वारा वर्णित विपणन मतलब मार्केटिंग जो गई, परचेज करना, सेल करना, स्टोर करना, जोखिम उठाना, मापीकरण करना, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, बहुत 8 टाइप के टोटल हमारे पास वर्क होते हैं। टेस्ले, क्लार्क और क्लार्क के अकॉर्डिंग 8 टाइप की मार्केटिंग के वर्क होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एकल स्वामित्व में दोषों में से एक, देखिए दोष क्या होते हैं? दोष, गोपनीयता तो सही है, क्योंकि हम किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि हमारे पास कितनी कैपिटल इकट्ठा हो गई, तो ये गोपनीयता बहुत अच्छी है। दूसरा हो गया लागत बहुत कम लगती है, ये भी सही है। इसमें पूछ रहा है कि दोषों में से कौन सा एक दोष है इसमें, तो ये हो जाएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है एकल स्वामित्व का। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? अभी हमने आपको बताया, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बाई चांस डेप्ट लिया है और डेप्ट की रिकवरी हो गई, तो उसके लिए आप जितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल होगी, जो जो आपने दुकान में लगाई वो तो जाएगा ही जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो जोर देती है क्या होना चाहिए, तो इसमें से कौन सी शाखा जोर देती है?
तो इसको हम बोल सकते हैं ये नॉर्मेटिव शाखा, ये जोर देती है कि क्या अर्थशास्त्र में होना चाहिए। ठीक, तो ये अभी हमने एक पार्ट आपको डिस्क्राइब किया है, टोटल 120 क्वेश्चन है, तो एक पार्ट हमने आपको 60 क्वेश्चंस का डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो में एक पार्ट और इसका सॉल्व करेंगे जिसमें और 60 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई चीज पूछनी है तो आप हमारे कमेंट्स में इसको कमेंट्स कर सकते हैं। किसी को अगर कोई डाउट होता है, किसी को कुछ अगर पूछना होता है तो आप हमें कमेंट करके ये पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, तो आप इसको कमेंट करके पूछ लेंगे। ये फर्स्ट पोर्शन था जो 60 क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बाद की 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके हमें पूछ सकता है कि हमें क्या चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आ रही, हम उसके लिए दोबारा से फिर उसको सारी चीज़ें समझा देंगे। थैंक यू।